Hello friends, welcome to my channel Advocate Club. So today we have start part 5 of JMFC 2017 question paper analysis. As we have concluded four parts, that is a question number 1 to question number 40 of 2017 प्री क्वेश्चन पेपर। जैसे कि हम सबने स्टार्ट की है सीरीज, 4 पार्ट देख चुके हैं हम, हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे वाले हैं इस वाले सेशन में। टुडे वाले 2017 के प्री का जेएमएफसी का क्वेश्चन का पेपर है, जिसका 41 to 50 10 क्वेश्चन हम देखेंगे एंड उसके आंसर्स क्या है देखेंगे, किस सेक्शन से रिलेटेड है उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन आज का। प्लीज मेरे चैनल को अब तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाले सेशन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 40 कंक्लूड किया था। हमारा टुडे का सेशन जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 41, जो डील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अगेन हमने देखा था 4 क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से आए थे। क्वेश्चन नंबर 40 वाला जो था वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता था। टुडे जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 41 वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से ही डील करता है फ्रेंड, जो डील करता है सेक्शन 18 1 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 4 इन द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जो डील करता है डकैती इज कमिटेड व्हेन। इट इज फ्रॉम आईपीसी सेक्शन 391 डील करता है। स्पेसिफिकली आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आप सेक्शन प्रिमा फेसली पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी कि 5 और मोर पर्सन कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी देन इट इज अ डकैती। ये डील करता है सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी। और हमारा 2017 का जो पेपर है प्री का, इसमें स्पेसिफिकली तीन चार क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से उठाए हुए हैं, पर्टिकुलरली लाइक सीआरपीसी से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, इस तरह से। तो अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के खत्म हुए, आप आईपीसी फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप एक सर्च करो, इसमें आपको इस तरह से कुछ लय नजर आएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये सिर्फ जेएमएफसी वालों के लिए ही नहीं है, स्पेशली मैं आपको बता दूं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा है वो, और उस प्रिपरेशन में अगर आपको ये सब्जेक्ट एप्लीकेबल है, बेसिक सब्जेक्ट है, हर लॉ के फील्ड पे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें ये सब्जेक्ट आ ही जाएगा ऑलमोस्ट सभी। सो अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, जो डील करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। द करेक्ट आंसर इज 4, द मैजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of charge on which he has power only to commit for trial to another court is a judge। so क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नॉट लिखा है फ्रेंड। जब भी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं सिर्फ करेक्ट आंसर सर्च करते हैं और ये नॉट अच्छे से भूल जाते हैं हम हमेशा। तो ध्यान रखिए जहां पर भी आपको नॉट मिलेगी जिस भी क्वेश्चन में, उसको स्पेशली राउंड करके देन उसका आंसर आप क्या करिए, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44, जो डील करता है विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पब्लिक पीनल कोड। पब्लिक मीन्स, तो पब्लिक का डेफिनेशन स्पेसिफिकली आईपीसी में दे रखा है अंडर सेक्शन 12, जो डील करता है एनी क्लास और पब्लिक, एनी कम्युनिटी, दोनों भी आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इज 3 हो जाएगा, दैट इज अ 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो डील करता है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। ये डील करता है हमारा डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन से, जो डील करता है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज डीलिंग विद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 4 स्पेशली डील करता है, दैट इज द इंडिविजुअल सिविल राइट्स। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। ये सेक्शन 4 में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेशली मिल जाएगा, इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर पीनल लॉस। एंड बाकी जो ऑप्शन है उसमें बोथ लिखा है, सिविल एंड पीनल इसलिए नहीं आएगा, थर्ड वाले में आपको सिविल राइट नॉट पीनल लॉज लिखा है इसलिए नहीं आ जाएगा, बिकॉज सिविल लॉ को एप्लीकेबल है और पीनल लॉ को नहीं है, यहाँ पे बोथ को नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वाइस वर्सा हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47, जो डील करता है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट a suit for recovery of possession can be filed। The correct answer is in respect of both movable and immovable property। Why so? Because under section 5 to 8 of specific relief act specially deal section 5 to 6 relating to immovable property and section 7 to 8 relating to movable property।
इसके फर्दर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिटेल चाहिए फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी समराइज किया हुआ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या फिर रिवीजन बोल सकते हैं हम उसको, जिसका अप्रोक्स 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, अब वो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डील करते हैं हम अभी। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 डील करता है टू मेंटेन अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द पोजीशन मस्ट बी एक्चुअल एंड फिजिकल पोजीशन as per section 6 of specific relief act. Therefore, the correct answer of question number 48 is 3. नेक्स्ट वाला हमारा 49 जो हमारा सेक्शन आता है, क्वेश्चन आता है, वो डील करता है इन ऑर्डर टू और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नीदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल। सेक्शन 6(3) ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेशली लिखा हुआ है वहां पर कि वो अपीलेबल भी नहीं है और रिव्यूएबल भी नहीं है। देयरफॉर हमारा 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 50। As per section 16C specific relief act, specific performance of contract cannot be enforced in favor of a person who fails to aware to prove that he performed or has been ready and willing to perform the essential term of contract of his part. So the correct answer is option number 3. It is not essential for plaintiff to actual tender to the defendant or deposit in the court money एक्सेप्ट व्हेन द सो डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। सो क्या होता है, आपको प्लेंटिफ जो भी होगा उसको डिफेंडेंट को पेड करने की नीड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही किसी कोर्ट में कोई अमाउंट दाखिल करने की नीड है। एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा होगा कि तुझे करना पड़ेगा, या तो डिफेंडेंट को पे करना है या तो कोर्ट में जमा करवाना है, देन उसको करने की नीड है, अदरवाइज उसको कुछ भी जमा कराने की नीड नहीं है। ये डील करता है हमारा सेक्शन 16C ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका वीडियो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने बना के अपलोड किया था, देयरफॉर आपको ये टिक मार्क दिखाई दे रहे हैं। कुछ इश्यूज आए थे टेक्निकल और आवाज क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैंने वो चैनल से डिलीट कर दिया। अभी उसका सेकंड वर्जन बनाया है तो ऑलरेडी इसमें सब सेक्शंस लिखे हुए मेंशन दिखाई दे रहे होंगे आपको। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं फ्रेंड्स, कल स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 to 60। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।